सब्सक्राइब करें सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स को और घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। Hello friends, welcome back to yet another video. In this video, I will tell you about top 20 questions in this part number 6 which have come in different competitive exams जो हमारे जेई के एग्जाम्स होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स होते हैं या फिर गेट या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पे ये 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं या आपके इवन कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू टाइप। तो वो क्वेश्चंस मैं आज कवर करूँगा इस वीडियो में। ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना चुका हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर बॉक्स की प्लेलिस्ट में जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के हैं वो 5 वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ये इनके 5 लिंक डाले हुए हैं। अगर आपको कोई भी लिंक देखना है तो वहाँ पे क्लिक करें और उस वीडियो को पूरा देखें। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इन अ कंप्रेशन टेस्ट द फ्रैक्चर इन अ कास्ट आयरन स्पेसिमेन वुड अकर अलोंग। जो हमारा कंप्रेशन टेस्ट होता है तो उसमें जो फ्रैक्चर होगा कास्ट आयरन में तो वो कौन से एंगल पे होगा, ऑब्लिक प्लेन में होगा या फिर उसमें कोई फ्रैक्चर ही नहीं होगा, या तो अलोंग द एक्सिस या फिर राइट एंगल ऑफ एक्सिस फॉर स्पेसिमेन, या तो ऑब्लिक प्लेन या तो 45 या 135 पे होगा, या फिर कोई फ्रैक्चर नहीं होगा, या फिर उसके एक्सिस पे होगा या फिर उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑब्लिक प्लेन। इसका आंसर है ए। कास्ट है हमारे ब्रिटल मटेरियल होता है और ये कंप्रेशन टेस्ट है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक होगा हमारा कंप्रेशन टेस्ट और एक होगा हमारा टेंसाइल टेस्ट। अगर टेंसाइल टेस्ट दिया होता और वहाँ पे हमारा माइल्ड स्टील यहाँ पे कास्ट आयरन पूछा होता तो ये हमारा आंसर होता डी, राइट एंगल। बट अगर कंप्रेशन टेस्ट है और हमारा मटेरियल भी ब्रिटल है तो ये होगा हमारा ऑब्लिक प्लेन। वेयर एज अगर ये होता हमारा टेंसाइल टेस्ट एंड यहाँ पे माइल्ड स्टील पूछा होता, क्योंकि माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल है और टेंसाइल में उसका जो आंसर होता वो होता ए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी when strained with elastic limit is known as, the energy stored in a body when strained within elastic limit is known as। जो हमारी एनर्जी होती है विद इन इलास्टिक लिमिट उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सी, स्ट्रेन एनर्जी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेजिलेंस प्रूफ रेजिलेंस में क्या फ़र्क है। अगर हमसे ये बोला जाएगा कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इन अ इलास्टिक लिमिट, अगर वो बोलेगा स्ट्रेन एनर्जी तो हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा ए। ठीक है। अगर वो बोलता है द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन द बॉडी तो आंसर होगा प्रूफ रेजिलेंस। ठीक है। बट इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी, सिर्फ एनर्जी पूछे तो हमारी क्या होगा आंसर, आंसर सी, स्ट्रेन एनर्जी। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है। अ पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर shear force changes sign, bending moment changes sign, shear force is maximum और bending moment is maximum। तो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वो होता है जहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट साइन। ठीक है। तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारी चेंज साइन करेगी वो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ क्रॉस सेक्शन अ बीम इज दैट एक्सिस एट विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज। हमारा न्यूट्रल एक्सिस किसी भी क्रॉस सेक्शन की वो क्या होती है जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो, अगर वो एक्सिस जहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस ज़ीरो हो, सो आंसर इज ज़ीरो, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो न्यूट्रल एक्सिस होती है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस इन विच द बेंडिंग स्ट्रेस इज ज़ीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रेस इंड्यूस इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश, द स्ट्रेस इंड्यूस व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। जो हमारा सडनली अप्लाइड लोड होता है वो हमारे ग्रेजुअली लोड से कितना ज़्यादा होता है। तो सडनली अप्लाइड लोड जो होता है हमारा वो होता है ट्वाइस द ग्रेजुअल लोड। अगर हमारा जो लोड ग्रेजुअली अगर 1 है तो सडनली अप्लाइड लोड जो होगा हमारा 2 होगा। सो इन दैट केस जो हमारा सडनली अप्लाइड लोड होता है दैट इज ट्वाइस द ग्रेजुअल लोड। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैसनरी डैम may fail due to,
मैंने इसके लिए एक पीछे पार्ट नंबर 3 में कवर किया है कि हमारा मैसनरी डैम जो फेलियर होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ओवरटर्निंग के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्रशिंग के लिए क्या होता है, स्लाइडिंग के लिए क्या होता है। ठीक है, जैसे स्लाइडिंग के लिए हमारे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होनी चाहिए, जो हमारा वाटर का वो है रेजिस्टेंस। वैसे ओवरटर्निंग के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्रशिंग के लिए क्या होना चाहिए। क्रशिंग के लिए जैसे हमारा होता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होना चाहिए वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस से कम होना चाहिए, वो क्रशिंग के लिए क्राइटेरिया है। तो मैंने इसके लिए पिछले पार्ट में वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एनी ऑफ द अबव। ठीक है, तो मैसनरी डैम हमारा स्लाइडिंग से फेल हो सकता है, क्रशिंग से फेल हो सकता है, ओवरटर्निंग से फेल हो सकता है। ठीक है, तो मैनी रीजंस हैं इसके लिए, इसका आंसर जो हो सकता है वो एनी ऑफ द अबव होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द टॉर्जन इक्वेशन द टर्म j by r इज कॉल्ड एज, जो हमारी टॉर्जन होती है t by j टाउ by r c थीटा by l। ठीक है, तो वो जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं टॉर्जन इक्वेशन। तो उस इक्वेशन को अब अगर हम j by r से लिखें, ठीक है, अगर हम j by r उसको हम लिखें तो वो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे पोलर मॉडुलस। सो j by r इज इक्वल टू पोलर मॉडुलस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्ट्रेन रोसेट आर यूज टू, जो हमारे स्ट्रेन रोसेट होते हैं जैसे कि डेल्टा हो गया, स्टार हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो वो हमारे किस काम की यूज़ आते हैं। तो वो फर्स्ट ऑप्शन है, क्या वो हमारी शेयर स्ट्रेन मेजर करने में काम आते हैं, या मेजर टू लीनियर स्ट्रेन, मेजर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या रिलीफ स्ट्रेन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज द स्ट्रेन रोसेट्स आर यूज टू मेजर लीनियर स्ट्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन इज एट, जो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है हमारी किसी भी टेपरिंग सेक्शन मतलब एक तरफ से बढ़ रहा है या फिर एक तरफ से कम हो रहा है, या फिर कोई ऐसा सेक्शन जहाँ पे एक तरफ ज़्यादा क्रॉस सेक्शन और एक जगह कम है, तो उसको हम सेक्शन को कहते हैं टेपरिंग सेक्शन। तो ये बोलता है कि तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होता है किसी भी टेपरिंग सेक्शन में, तो वो कहाँ पे होगा, वो स्मॉलर एंड पे होगा, लार्जर एंड पे होगा, मिडल पे होगा, या फिर कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्मॉलर एंड होगा, क्योंकि जो हमारा जितना कम क्रॉस सेक्शन एंड होगा वहाँ पे हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when shear force is at a point is zero, then bending moment at that point is, अगर हमारी किसी भी पॉइंट पे shear force जो है वो ज़ीरो है, ठीक है, तो हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी वहाँ पे, जैसे हमारे जब बेंडिंग मोमेंट चेंज होती है तो हम उसे पॉइंट ऑफ काउंटर फ्रैक्चर कहते हैं। सिमिलरली जैसे हमारी जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होती है तो हमारी बेंडिंग मोमेंट क्या होती है वहाँ पे हमारी बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है। सो आंसर इज सी। ठीक है, ये याद रखना, जब हमारी शेयर फोर्स जीरो होगी तो बेंडिंग मोमेंट हमारी मैक्सिमम होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन बार इज कूल्ड एट -7 डिग्री सेल्सियस इट विल डेवलप, अगर हमारी कोई भी बार है उसको हम ठंडा कर देते हैं -8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, तो उसके उसमें कौन सा स्ट्रेस डेवलप होगा, उसमें या तो कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, या तो शेयर स्ट्रेस होगा, टेंसाइल होगा, या कंप्रेसिव होगा। तो अगर हम किसी भी बार को ठंडा कर दें तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रेस होगा, वहाँ पे टेंसाइल होगा। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे, उससे क्या होगा, हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और यहाँ क्वेश्चन में हमारा वो माइनस में, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमारा कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस होगा, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the depth is kept constant for a beam of uniform length then its width will vary proportional to where m is bending moment। ठीक है, अगर हम आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, अगर हमें यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का कोई सेक्शन निकालना होगा उसमें हमारा बी और डी होता है, ब्रेथ और डेप्थ जो होती है, अगर मान लो उसमें हम डेप्थ को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, देन इट्स विड्थ वैली वैरी जो होगी वो बेंडिंग मोमेंट से कैसे प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो जैसे हमारा ऑप्शन वो होता है हमारी जो मोमेंट इक्वेशन होती है वो होती है एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, जब हमने m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i लिखा तो i हमारा जो है किसी भी रेक्टेंगल सेक्शन का वो क्या होता है, बी टी क्यूब बाय 12।
ठीक है, तो बी डी क्यूब बाई 12 हुआ, और हमारा m जो है वो i के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इसका मतलब b है वो m के प्रोपोर्शनल है, सो आंसर विल बी a। ठीक है, तो दिस मीन दैट b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। ओके, so next question is the stress at which the extension of a material take place more quickly as compared to increase in load is called as। अगर कोई भी हमारा ऐसा मटेरियल है जहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस से जो एक्सटेंशन हुई है वो एकदम, जो हमारी एक्सटेंशन हुई है वो मतलब उसके बाद एकदम से बढ़ जाए, मतलब लोड कम बढ़ रहा है पर एक्सटेंशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम? उस पॉइंट को हम कहेंगे यील्ड पॉइंट। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे the stress at which the extension of a material take place more quickly as compared to increase in load। so extension जहाँ पे ज़्यादा बढ़े, लोड कंपेरेटिवली कम है वहाँ पे, तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? हम यील्ड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, so next question is 14th question। in a simple bending of a beam the stress in a beam varies। जो हमारी सिंपल बेंडिंग होती है, बेंडिंग ऑफ बीम्स होती है, तो उसमें जो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कैसे वेरी करता है? वो लिनियरली वेरी करता है, पैराबोलिक करता है, हाइपरबोलिक या इलिप्टिकल? तो जो हमारा, आपने कोई भी बीम देखो, मान लो फॉर एग्जांपल हमारा माइल्ड स्टील का है। ठीक है, माइल्ड स्टील में हमारा ग्राफ क्या होता है? तो हमारा जो ग्राफ होता है वो ऐसे करके जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ जा रहा है वो हमारा कैसे जा रहा है? वो लीनियरली जा रहा है, तो आंसर इज ए। ठीक है, सो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। तो सिंपल बेंडिंग द स्ट्रेस इन बीम्स वेरीज लीनियरली। ठीक है, 15 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट है द एनर्जी स्टोर इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद एन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर एनर्जी की बात करें विद इन इलास्टिक लिमिट, उसको तो हम स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है वो सही है। ठीक है, सेकंड कहता है द मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म एज प्रूफ रेजिलेंस। तो मैंने आपको कहा था कि मैक्सिमम बोलेगा तो हमारा क्या होगा? वो प्रूफ रेजिडेंस होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जो है प्रूफ रेजिडेंस, तो ये भी सही है इसका मतलब। ठीक है, द ऑप्शन सी इज द प्रूफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल नोन एज मॉडल ऑफ रेजिलेंस। ठीक है, जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेन एनर्जी कैसे होती है? स्ट्रेन एनर्जी होती है यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वेयर टू ई इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब ये कह रहा है जो प्रूफ रेजिलेंस जो है हमारा पर यूनिट वॉल्यूम, हम उसको यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा रेजिलेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है हमारा, ये भी सही है और फर्स्ट वाला भी सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी होगा। सो 15 का आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द वर्ब। 16 क्वेश्चन इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट सब्जेक्ट टू shear स्ट्रेस इज वेयर सी इज मॉडल ऑफ रिजिडिटी ऑफ अ शाफ्ट। जब हमने शाफ्ट के बारे में पढ़ा है कि उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी होती है वो कैसे वेरी करती है, वो वेरी करती है टाउ स्क्वायर बाय 4c। तो आंसर इज सी, टाउ स्क्वायर बाय 4c इंटू वॉल्यूम, जहाँ पे जो हमारी शाफ्ट में जो स्ट्रेन एनर्जी होती है। सो म्यू इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर बाय 4c इंटू वॉल्यूम। ठीक है, so answer is C। So next question is when a bar of length L, width B and thickness T is subjected to pull of P। ठीक है, अब कोई भी बार है, पुल मतलब खींचना। ठीक है, अब मतलब खींच रहे हैं उसको हम, तो जैसे ही कोई भी बार है उसको हम खींचेंगे। ठीक है, खींचने से क्या होगा? उसकी लेंथ बढ़ेगी, बढ़ेगी, एग्री। ठीक है, अगर उसकी लेंथ बढ़ रही है तो उसकी वजह से उसका क्या हो रहा है? जो उसकी थिकनेस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो थिकनेस कम हो रही है। अब बची उसकी विड्थ। अब विड्थ खींचने से क्या होता है? वो पतला पतला होती जाएगी, तो हमारी क्या होगी? जो विड्थ होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो अब आंसर देखना पड़ेगा हमें कौन सा मैच कर रहा है इससे। पहले बोलता है लेंथ विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेस, तो पहला आंसर गलत है। ठीक है, लेंथ विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेस, तीनों ही डिक्रीज हो जाएंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि लेंथ तो इंक्रीज होगी होगी हमारी। सी है लेंथ इंक्रीजेस विड्थ एंड थिकनेस डिक्रीजेस, तो ये हमारे जो हमने निकाला क्राइटेरिया उसे मैच करता है। सो आंसर इज सी। Okay, so 18th question is the product of tangential force acting on a shaft and its distance from the axis of the shaft, that is radius of shaft, is known as। ठीक है, जो हमारी हमने हमारी ट्विस्टिंग या फिर जो टॉर्जन मूवमेंट निकाली थी हमारी टी बाय जे टाउ बाय आर सी थीटा बाय एल,
तो उसमें जो हमारा टेंजेंशियल फोर्स जो एक्ट करती है किसी भी शाफ्ट में एट अ डिस्टेंस वाई, तो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट। ठीक है, जो भी हमारी मूवमेंट हो किसी भी शाफ्ट में ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ शाफ्ट, मतलब अगर मान लो कोई भी शाफ्ट है, ठीक है, ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, इसमें कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्ट कर रही है, ठीक है, कोई ट्विस्टिंग मूवमेंट एक्ट कर रही है, तो जो एक्ट कर रही है उसको ट्विस्टिंग मूवमेंट क्या होगा, हमारी फोर्स इनटू जो हमारा रेडिएट उसका डिस्टेंस होगा, फोर्स इनटू जो हमारा डिस्टेंस है आर, सो द आंसर इज ट्विस्टिंग मूवमेंट। So 19 question is a column with a maximum equivalent length has, सो हमारा क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन यूलर क्रिपलिंग लोड से है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बताई है जहाँ पे मैंने पूरा कवर किया है उसकी इफेक्टिव लेंथ क्या होगी, उसका क्रिपलिंग लोड क्या होता है, तो वो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, या फिर मेरी प्लेलिस्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूलर क्रिपलिंग लोड से वीडियो होगी। तो इसका आंसर है, क्वेश्चन ये कह रहा है कॉलम विद मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ हैज, सो हमारी मैक्सिमम इक्विवेलेंट लेंथ कब होती है, जब हमारा वन एंड फिक्स टू एंड अदर एंड इज फ्री। और क्रिपलिंग लोड इस केस में क्या होता है, P इज इक्वल टू पाई स्क्वेयर ई आई बाय 4L स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हमारा क्रिपलिंग लोड होता है इसके लिए। सो आंसर इज डी। फॉर क्वेश्चन नंबर 20, when body is subject to direct tensile stress in a plane, the maximum shear stress, the maximum normal stress। तो ये हमारे मोहर सर्कल का एक क्वेश्चन है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस स्ट्रेस है वो नॉर्मल स्ट्रेस के क्या होता है। सो इट इज गिवन बाय टाउ, सो इट इज गिवन बाय सिग्मा टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन बाय 2। ठीक है, तो सिग्मा, तो हमारा जो होता है सिग्मा टाउ इज इक्वल टू सिग्मा एन बाई 2 होता है। तो हमारी ये कंडीशन होगी, अब हम देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, या ठीक है हाफ ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस या हाफ ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो कौन सी कंडीशन कह रही है, पहला वाला इक्वल टू, तो इक्वल टू वाला तो गलत हो गया, सेकंड कह रहा है हाफ, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आंसर फॉर 20 पार्ट इज बी 1/2 और हाफ। ठीक है, so these are the top 20 questions that I have covered in this part number 6। next part number 7 में मैं अगले 20 क्वेश्चन बताऊंगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट जूनियर इंजीनियर एग्जाम में, असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में या गेट वगैरह में पूछे गए हैं, वो कौन से क्वेश्चन थे, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपको ये प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर वर्क। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, एंड विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।